हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 2 जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ डेटा परसिस्टेंस इन डीबीएमएस। सबसे पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डेटा, और जिससे हमने ये समझा था कि डेटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की जानकारी को हम डेटा कह सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम यानी जो भी हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसका बेसिक मकसद होता है किसी न किसी प्रकार की डेटा को मैनेज करना। डेटा को मैनेज करने का मतलब डेटा को स्टोर करना भी हो सकता है, डेटा में कुछ कैलकुलेशन करना, प्रोसेसिंग करना भी हो सकता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना भी हो सकता है। डेटा परसिस्टेंस का मतलब क्या है? डेटा परसिस्टेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा। डेटा कितने समय तक अवेलेबल है। किसी भी प्रोग्राम में हम डेटा को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। जैसे मुझे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो 2 नंबर्स डेटा है। अब मुझे इस डेटा की ज़रूरत कितने समय तक है, वो समय कहलाएगा डेटा इतनी देर तक अवेलेबल है। और डेटा की अवेलेबिलिटी नीड पे डिपेंड करती है, यानी जब तक हमारा काम ओवर नहीं हो जा रहा है तब तक हम उस डेटा को कहीं पर स्टोर करके रखना चाहेंगे। तो हम डेटा परसिस्टेंस की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि डेटा का एग्जिस्टेंस यानी उसकी अवेलेबिलिटी कितने समय तक होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो हमें बात करनी पड़ेगी लाइफ ऑफ द डेटा की। इसको समझने के लिए हम डायग्राम से बातों को समझते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं सबसे पहले वो रैम में आता है। तो मान लीजिए हमारे प्रोग्राम का रन होने के लिए जिस रैम की ज़रूरत है डायग्राम में मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। सो दिस इज़ रैम। और वैसे प्रोग्राम क्या है, एक फ़ाइल है, EXE फाइल है, और ये फाइल कहाँ रखी रहती है? ये फाइल रखी रहती है हार्ड डिस्क में। सो दिस इज़ हार्ड ड्राइव। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रखा हुआ है और जैसे ही इस प्रोग्राम को मैं रन करना चाहता हूँ ये सबसे पहले रैम में आता है। इसको हम बोलते हैं लोडिंग। रैम में हमारे प्रोग्राम को एक निश्चित अमाउंट की मेमोरी एलोकेट हो जाती है। हमारे प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली है उसी मेमोरी के अंदर हमें अपने डेटा को रखना होता है जिस डेटा को हम प्रोसेस करना चाहते हैं। तो यदि मैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ तो उन 2 नंबर्स को जब तक मैं ऐड नहीं कर लेता हूँ तब तक रखने के लिए इसी मेमोरी के अंदर मुझे छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स चाहिए जिसमें कि मैं डेटा को रख सकूँ। इन छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स को, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर होंगे, तो इन मेमोरी ब्लॉक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। तो आपको याद होगा किसी भी प्रोग्राम में आप जब कुछ डेटा को हैंडल करना चाहते हैं तो अक्सर आप वेरिएबल्स बनाते हैं। कई बार आप अपने प्रोग्राम में, जैसे मान लीजिए कि मुझे 3 और 4 को ऐड करना है, तो मैंने लिखा एक वेरिएबल C असाइन 3 + 4। अगर आप अपने प्रोग्राम में इस तरह से लाइन लिखते हैं तो एक बात तो कंफर्म है कि हमेशा 3 4 ही सम करेगा, यानी इस प्रोग्राम में हमेशा 7 ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर 3 4 लिखा हुआ है। अगर मुझे 3 और 4 को ऐड करना है तो इस डेटा की ज़रूरत तब तक है जब तक मैं उसे ऐड ना कर लूँ। तो मैंने इस एक्सप्रेशन में सीधे सीधे कांस्टेंट लिखा है, तो जब तक ये एक्सप्रेशन चल नहीं जा रहा तब तक ये डेटा रैम में रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से नंबर एंटर कराऊँ और उन 2 नंबर्स को ऐड करा के रिज़ल्ट प्रिंट कराऊँ, तो इस प्रक्रिया में पहले मुझे यूज़र से नंबर एंटर कराना होगा। ये अलग स्टेप है, एक अलग एक्शन है, जिसके बाद मैं दोनों नंबर्स को ऐड करूँगा और तब जाके कहीं मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस प्रक्रिया में आपको एक समय तक डेटा को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, यानी यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया है, अब नंबर कहीं स्टोर रहना चाहिए क्योंकि अभी मैंने ऐड नहीं किया है। तो नंबर कहाँ स्टोर हो सकता है? तो नंबर स्टोर हो सकता है वेरिएबल में। ध्यान रहे कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स कहाँ बन रहे हैं? रैम में। पर रैम में कहाँ बन रहे हैं? जहाँ हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिल रही है।
यानी हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए रैम में एक निश्चित अमाउंट की मेमोरी मिलती है, उसी मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल्स बनते हैं। सोचिए क्या होगा जब हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा वैसे ही ये प्रोग्राम की मेमोरी जो है रिलीज़ हो जाएगी। इसी के साथ वो वेरिएबल्स जो इस मेमोरी में बने थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो डेटा इनके अंदर रखा हुआ था वो भी वैनिश आउट हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि मुझे इस डेटा की ज़रूरत इस प्रोग्राम के एंड होने के बाद भी है तो डेटा तो मेरा लॉस हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मुझे मिल जाए तो इस डेटा को मुझे कहीं और रखना चाहिए था, ऐसी जगह जहाँ पे ये डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और वो जगह हो सकती है सेकेंडरी मेमोरी। यानी डेटा को अगर मुझे परमानेंटली स्टोर करके रखना है तो मैं रैम के अंदर नहीं रखूँगा, वेरिएबल्स के अंदर नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा हार्ड डिस्क में। और हम जानते हैं कि जब भी हार्ड डिस्क में कोई डेटा रखा जाता है तो वो फाइल के रूप में ही रखा जाता है। यानी हार्ड डिस्क में बनेगी कोई फाइल और इस डेटा को मुझे इस फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा। तो डेटा कितने समय तक आपको चाहिए कि अवेलेबल रहे? थोड़े से समय तो आप उसे एक एक्सप्रेशन में डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3+4, या फिर वेरिएबल्स में जिसकी लाइफ इस एक्सप्रेशन से तो ज़्यादा है। अब वेरिएबल्स भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्पेसिफिक बात करेंगे तो कई प्रकार के होते हैं। लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो वहाँ पे भी उस वेरिएबल की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ के करस्पॉन्डिंग वैरी करेगी। लेकिन एक बात तो तय है, जो लाइफ होती है वेरिएबल की, लाइफ ऑफ वेरिएबल, ये हमेशा कैसी होती है? कम होती है या बराबर होती है किसके? लाइफ ऑफ प्रोग्राम। मेरी बात समझ में आई? भाई प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो सारे वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। तो वेरिएबल की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो जो डेटा वेरिएबल्स में स्टोर होगा वो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा तब तक रह सकता है जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो। एक बार प्रोग्राम एंड हो गया तो वेरिएबल्स तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगे। तो अब अगर मुझे डेटा स्टोर करना है, मुझे डेटा की अवेलेबिलिटी चाहिए बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं सेकेंडरी स्टोरेज में इसको स्टोर करूँगा। इस तरीके से जब मुझे डेटा प्रोग्राम की लाइफ से बियॉन्ड चाहिए तो मैं डेटा को हार्ड डिस्क या किसी सेकेंडरी मेमोरी में रखूँगा। और जब सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को रखूँगा तो फाइल के रूप में रखूँगा। तो डेटा फाइल के अंदर अगर स्टोर रहेगा तो ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब आपके प्रोग्राम में वेरिएबल्स में डेटा था तो उस डेटा की अवेलेबिलिटी केवल प्रोग्राम की लाइफ के अंदर ही है। अगर आपने इस डेटा को, प्रोग्राम चल रहा है और अभी ये डेटा वेरिएबल में रखा है, इस वेरिएबल के डेटा को कहाँ पहुँचा दिया? फाइल के अंदर। सोचिए तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर प्रोग्राम एंड भी हो जाए तो भी ये डेटा कहाँ प्रिजर्व हो चुका है? हार्ड डिस्क में, फाइल के अंदर। अब जब ये प्रोग्राम एंड हो गया तो भी ये फाइल तो एग्जिस्ट कर रही है हार्ड डिस्क में। कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और ये फाइल का डेटा रिट्रीव कर लेंगे। अच्छा, अब एक और बात मेरी समझिए। अगर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं कुछ वैल्यूज़ यूज़र से एंटर कराता हूँ और लेट्स से यूज़र ने क्या परचेजिंग करी है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करके रख। देखिए एक और एग्जांपल से मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें डेटा को मैनेज करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यूज़र से डेटा लेते हैं, डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ कैलकुलेशन होता है और रिजल्ट आ जाता है। मान लीजिए कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, मार्क्स को हैंडल करना है, और मुझे शायद मार्क्स इसलिए स्टोर कर रहा हूँ कि मुझे उनका एवरेज निकालना है। तो मैं यूज़र से कुछ मार्क्स एंटर करवाऊँगा, उसका एवरेज कैलकुलेट करूँगा और प्रिंट करा दूँगा।
अब समझने वाली बात यह है कि जब यूज़र से आप वैल्यू एंटर कराएंगे, देखिए ये आपके प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली है इसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स हैं, और यूज़र जो डेटा एंटर करेगा वो कहाँ से करेगा, लेट्स से कीबोर्ड से करेगा। ठीक है, अब कीबोर्ड से डेटा एंटर करेगा, मान लीजिए कि मुझे 100 वैल्यूज़ एंटर करनी है। ठीक है, तो 100 वेरिएबल्स होंगे और ये 100 वैल्यूज़ कीबोर्ड से यूज़र एंटर करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 100 वैल्यूज़ एंटर करने में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम इस डेटा को यूज़ करके एवरेज निकालेगा और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो मॉनिटर पे हमें क्या दिखने लगा, 100 नंबर्स का एवरेज। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे बाद में इन नंबर्स का एवरेज ना निकालते हुए मुझे कोई और काम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए, या सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, या सबसे कम मार्क्स कितने हैं, या फिर सबसे ज़्यादा फर्स्ट 3 मार्क्स कौन से हैं, तो मुझे कोई दूसरा ऑपरेशन भी सेम डेटा पे अप्लाई करना पड़ सकता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि ये प्रोग्राम जब पहली बार चला तो मैंने बंद कर दिया होगा, 100 नंबर्स का एंटर किए थे, एवरेज निकला था, डिस्प्ले हुआ था, प्रोग्राम बंद कर दिया था तो ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब मुझे दोबारा क्या करना है कि उन्हीं मार्क्स में से सबसे मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से 100 वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डेटा तो वैनिश आउट हो चुका है। डेफिनेटली मैं इसके लिए प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट करूँगा और प्रोग्राम में फिर से मुझे 100 नंबर एंटर करने पड़ेंगे, फिर उनके ऊपर कैलकुलेशन होकर मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाएगी और फिर वो डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, फिर प्रोग्राम एंड हो गया तो ये मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई, ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो गए, अब डेटा कहीं नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और कैलकुलेशन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे लोएस्ट मार्क्स कितने आए हैं ये पता लगाना है। अगेन मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा जिसका काम होगा लोएस्ट मार्क्स निकालना, लेकिन वो मार्क्स मुझे फिर से करने पड़ेंगे एंटर। अब ये बार बार जो मुझे एंटर करना पड़ रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। कितना सिंपल होगा कि यदि मैं डेटा को परमानेंटली कहीं स्टोर कर लेता तो मुझे बार बार एंटर नहीं करना पड़ता। यानी पहली बार जब 100 नंबर एंटर किए थे तो उन 100 नंबर्स को हम कहाँ पहुँचा देते, हार्ड डिस्क में किसी फाइल के अंदर। फ़ायदा ये होता कि उस पर कैलकुलेशन करके रिजल्ट जब हमने डिस्प्ले करा दिया, प्रोग्राम एंड हो गया, तो प्रोग्राम की मेमोरी भले ही रिलीज़ हो गई हो, लेकिन वो डेटा जो 100 नंबर यूज़र ने एंटर करे थे वो 100 नंबर्स कहाँ हैं, फाइल के अंदर हार्ड डिस्क में। अब अगली बार जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, चाहे किसी भी पर्पस से स्टार्ट कर रहे हो, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस पर्पस से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 100 नंबर दोबारा एंटर नहीं कराने पड़ेंगे, बल्कि वो 100 नंबर ऑलरेडी फाइल में रखे हुए हैं। आप फाइल से उस कंटेंट को अपने वेरिएबल्स में रीड कर लेंगे। अपने वेरिएबल्स में जब आप रीड कर लेंगे तो वो सारा का सारा डेटा आपके वेरिएबल्स में आ गया। आपकी इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो डेटा जो आपके वेरिएबल्स में है वो एक फाइल से उठकर आपके वेरिएबल में आया है या फिर कीबोर्ड से आया है। अल्टीमेटली डेटा आपके वेरिएबल में आ चुका है। अब आप कैलकुलेशन करके जो आपका डिज़ायर्ड ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बार बार वैल्यूज़ एंटर नहीं करनी पड़ेंगी, डेटा को हम स्टोर कर पा रहे हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 100 नंबर्स की बात करी, डेटा बहुत ज़्यादा ह्यूज हो सकता है। जैसे ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन, आप सोचिए रेलवे रिजर्वेशन में आप कितनी सारी ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती होगी, और आपको जब चाहे वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है। जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि 2 स्टेशंस के बीच में कौन कौन से ट्रेन्स अवेलेबल हैं, उनके फेयर क्या हैं, उनके सीट की अवेलेबिलिटी की क्या स्टेटस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर रहती होगी, तभी जाके आपको इजीली कभी भी एक्सेसिबल रहती है। तो हर प्रोग्राम में हम डेटा को तो प्रोसेस करते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पे डेटा को हम परमानेंटली भी स्टोर करने की बात कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आज डेटा परसिस्टेंस। क्या मतलब हुआ डेटा परसिस्टेंस का? एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो वी नीड टू एनालाइज दैट फॉर हाउ लॉन्ग वी वांट डेटा टू परसिस्ट इन द मेमोरी। हमें ये बात को समझना पड़ेगा किसी प्रोग्राम को बनाते वक्त कि जिस डेटा को हम हैंडल करना चाह रहे हैं वो डेटा हमें कब तक अवेलेबल चाहिए। अगर हमें प्रोग्राम के एंड होने के बाद भी वो चाहिए तो फिर हमें उसे फाइल के अंदर स्टोर करना होगा, हार्ड डिस्क में या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में।
डेटा परसिस्टेंस का मतलब हो गया लाइफ ऑफ द डेटा। अगर हमें लगता है कि लाइफ कम है डेटा की तो हम वेरिएबल्स में भी डेटा रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा डेटा को परसिस्ट कराना है तो फिर हमें फाइल हैंडलिंग करनी पड़ती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल है तो आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysurgery.com को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि इस साइट पे आपको मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक भी मिलेंगे, जैसे C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर। ये आप सारे चैनल्स मेरे इस वेबसाइट पे इनके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप ये सारे सब्जेक्ट सीख पाएँ। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग करने में आपको बहुत दिक्कत जाती है और प्रोग्रामिंग कई बार तो हम इतने हताश हो जाते हैं कि हमें लगता है कि प्रोग्रामिंग तो हमारे बस की बात नहीं है, तो आपको एक प्रोग्रामिंग पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और ये गाइडेंस भी आपको इस साइट पे मिलता है। इस साइट पे आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं और हर एक प्रोग्राम जो मैं एक्सरसाइज में आपको बनाने के लिए कह रहा हूँ वो सारे प्रोग्राम्स के भी वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। थैंक यू।